अगर देश के रक्षा अनुसंधान मतलब डीआरडीओ में काम करने का सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आज हम डीआरडीओ में करियर के जो शानदार मौके आए हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज बात हो रही है CEPT M11 रिक्रूटमेंट ड्राइव की। जी हाँ, यही वो दरवाज़ा है जो इस बड़े और प्रतिष्ठित संगठन में एंट्री दिला सकता है। तो अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी बातें जानना ज़रूरी हैं? अच्छा, हमने पूरी जानकारी को 6 सिंपल हिस्सों में बांट दिया है। पहले देखेंगे कि DRDO में कैरियर होता कैसा है। फिर कौन कौन से पद हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई करने का तरीका क्या है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, कौन सी तारीखें याद रखनी हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डीआरडीओ में करियर असल में एक इतना बड़ा और बेहतरीन मौका क्यों माना जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक स्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट करियर है। यहाँ 7th पे कमीशन के हिसाब से बढ़िया सैलरी तो है ही, साथ में HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज जैसी कई सुविधाएं भी हैं। और हाँ, करियर में आगे बढ़ने के लिए भी एकदम क्लियर रास्ते बने हुए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी पोस्ट्स निकाली गई हैं। तो इस बार 2 मेन टेक्निकल पोस्ट्स पर टोटल 764 वैकेंसीज हैं। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। तो ये 2 मेन रोल्स हैं। पहला है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी या STA-B। ये डिप्लोमा और BSc ग्रेजुएट्स के लिए है। और दूसरा रोल है टेक्नीशियन A यानी टेक A। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ITI सर्टिफिकेट है, मतलब जहां प्रैक्टिकल स्किल्स पर ज्यादा जोर होता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए इसकी शर्तों को अच्छे से समझते हैं। अगर STB पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में हैं। और टेक्नीशियन A पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड्स में हैं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, इस पर ख़ास ध्यान देना होगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास पोस्ट के लिए मांगी गई क्वालिफिकेशन से हायर डिग्री है, जैसे MSc या BTech, तो उन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा, मतलब वे अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सही पोस्ट के लिए ही अप्लाई किया जाए। एज लिमिट की बात करें तो दोनों ही पोस्ट के लिए स्टैंडर्ड एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है। लेकिन अगर किसी की उम्र 28 से ज़्यादा है तो भी मौके हैं। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, मतलब किन किन स्टेजेस से गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। जो लोग सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी STA-B के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होगा स्क्रीनिंग के लिए और दूसरा होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं टेक्नीशियंस की। इनके लिए प्रोसेस में 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो हैं ही, साथ में एक प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट भी होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेड टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब है कि इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, इसे बस पास करना जरूरी है। जो Tier 1 एग्जाम है वो दोनों ही पोस्ट के लिए कॉमन है, मतलब एक जैसा। इसमें टोटल 150 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा 120 मिनट। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? जनरल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। और एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, हर गलत जवाब पर मार्क्स कटेंगे। तो एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। चलिए अब ये देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। क्या हैं वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें फॉलो करना है। एप्लीकेशन फीस के ना 2 हिस्से हैं। एक तो है एप्लीकेशन फीस जो नॉन रिफंडेबल है, और दूसरा है एक रिफंडेबल अमाउंट। ये जो रिफंडेबल अमाउंट है वो उन कैंडिडेट्स को वापस मिल जाएगा जो Tier 1 एग्जाम में अपीयर होते हैं। ऐसा शायद इसलिए किया जाता है ताकि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए अच्छा होगा कि ऑफिशियल DRDO वेबसाइट पर जाने से पहले ये सारी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रेडी रखे जाएं। और अब आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, डेट्स। ये तारीखें अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस ना हो। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है 11 दिसंबर 2025 से और ये 1 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी। एक बात का खास ध्यान रखना है कि यही तारीख यानी 1 जनवरी 2026 एलिजिबिलिटी तय करने के लिए कट ऑफ डेट भी है।
तो अब सारी जानकारी सामने है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश के टेक्निकल फ्यूचर को शेप देने में अपना योगदान देने के लिए तैयारी शुरू की जाए? ये एक शानदार मौका है, तो इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए।